तो पार्ट 2 की क्लिनिकल की वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट लोअर लिम्ब की। तो इसमें जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना क्लिनिकल, दैट इज़ नोन एज द पिलियन फ्रैक्चर। ठीक है, अब इस वाले फ्रैक्चर में, इस वाले क्लिनिकल में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह से होता है कि ये वाला जो फ्रैक्चर होता है हमारा, ये एक टी शेप्ड फ्रैक्चर होता है। हम इसको क्यों कहते हैं कि ये टी शेप फ्रैक्चर है, क्योंकि हमारे पास जो फीमर है हमारा, ठीक है, उसका जो डिस्टल एंड है ना, उसमें हमारे पास ना टी शेप समझे फ्रैक्चर हो जाता है इस तरह से। ये देखें, मैंने मिड में बना दिया टी, जिसके बिना पे क्या हुआ कि जो दो कॉन्डाइल्स हैं हमारे, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स, ये दोनों के दोनों आप क्या कह लेते हो, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्डाइल्स हमारे पास इस पर डिस्प्लेस हो जाते हैं और इस फ्रैक्चर को हम लोग नाम देते होते हैं जी पिलियन फ्रैक्चर का। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्चर आ जाता है, क्लिनिकल आ जाता है, दैट इज़ नोन एज द मार्च फ्रैक्चर। ठीक है, इसको मार्च फ्रैक्चर कहते हैं। अब आपको पता है जैसे आपके सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो मार्च करते हैं, यानी कॉन्टीन्यूसली आप कहो कि वो मतलब वॉक करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है मार्च फ्रैक्चर में, जो उनके क्या कहते हैं मेटाकार्पल्स होती है ना, उनकी मेटाटार्सल बोन, ये लोअर लिम्ब के क्लिनिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके जो मेटाटार्सल बोन्स है ना, उनमें फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उनको मतलब पेनफुल कंडीशन होती है, और ये किस वजह से होती है, प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग की वजह से होती है। ठीक है, आप मार्च फ्रैक्चर को स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हो। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है कि आपके मेटाटार्सल्स का ये फ्रैक्चर होता है, और किस वजह से होता है, आपकी प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग की वजह से ये फ्रैक्चर आपको हो जाता है। ठीक है जी, देन आपके पास आ जाता है जी नेक्स्ट फ्रैक्चर, जिसको आप बोलते हो दो तरह के हैं। ठीक है, एक को आप नाम देते हो जी कॉक्सा वेल्गा का, ठीक है, या फिर आप बोलते हो कॉक्सा वेरा। ठीक है, दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं, दोनों मतलब अलग अलग कंडीशन हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉक्सा वेल्गा में क्या होता है और वेरा में क्या होता है। अब जो फर्स्ट है, वैसे आपको पता होना चाहिए, नेक शेप्ड एंगल की हम लोग करते हैं बात। अब जो नेक शेप्ड एंगल होती है उसमें होता क्या है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल नेक शेप्ड एंगल बनाती हूँ। ठीक है, ऐसे करके ये नेक है हमारे फीमर की। ठीक है, ये ट्रोकेंटर आ गया हमारा, ये जैसा भी मैंने बनाया इसे गुजारा कीजिएगा। अच्छा, अब जो नॉर्मल है होता क्या है, बेसिकली नॉर्मली जो हमारे पास ये इस एंगल, इसका जो एंगल होता है ना, एडल्ट्स में होता है जी वो हमारे पास 127 डिग्रीज़। ठीक है, 127 डिग्रीज़ हमारे पास एडल्ट्स में होता है, जबकि चिल्ड्रन में कितना होता है, चिल्ड्रन में होता है ये तकरीबन 150 डिग्रीज़। ठीक है, चिल्ड्रन में। अब जब हम लोग कॉक्सा वेल्गा की बात करते हैं, तो वेल्गा में कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है कि जो आपका नेक शेप्ड एंगल ना थोड़ा बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ जाता है कि लेट्स सपोज अगर मैं इसी यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, चलें यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो ये आपकी नेक है ना, थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाती है। सही हो गया जी, ये मैंने कैसी ड्राइंग बनाई है। अच्छा, जिसकी वजह से आपका जो ये एंगल है ना, वो देखें कितना पहले की निस्बत प्रोलॉन्ग कर गया, यानी कि अब आपका जो ये नेक के काफ़ी हद तक ऊपर की तरफ चला गया और स्ट्रेट चला गया। ये थी आपकी कॉक्सा वेल्गा की कंडीशन। अब वेरा में क्या होता है, अगर आपका नेक शेप्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। डिक्रीज़ कैसे करेगा कि अब देखिए नेक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, अब नेक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ गया और जो आपका एंगल था वो काफ़ी हद तक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस कंडीशन को आप बोलते हो जी कॉक्सा वेरा की कंडीशन। ठीक है, तो वेल्गा एंड वेरा की जो कंडीशंस हैं वो आपकी नेक शेप्ड एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा क्लिनिकल यहाँ पे हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर नी जॉइंट। ठीक है, आपने नी जॉइंट में पढ़े होंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट्स। ठीक है, इस क्लिनिकल का नाम कुछ इस तरीके से है, ड्रॉअर साइन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास होता है जी एंटीरियर ड्रॉअर साइन और दूसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियर ड्रॉअर साइन। अब पहले हम बात करते हैं कि एंटीरियर ड्रॉअर साइन में क्या होता है। जो हमारे पास एंटीरियर ड्रॉअर साइन होता है, नाम से पता चल रहा है एंटीरियर है, मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ना, वो हो जाता है रप्चर। जब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारा रप्चर हो जाएगा तो हमारा टिबिया जो होती है हमारी बोन, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना डिस्प्लेस कर जाती है फीमर से एंटीरियरली, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगी हमारी टिबिया, इंटीरियर डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली अपनी, जो कि हमारे पास एंटीरियर ड्रॉअर साइन था। अब जब हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर ड्रॉअर साइन की, ठीक है, पोस्टीरियर ड्रॉअर साइन में क्या होता है कि आपका जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है वो हो जाता है डैमेज। ठीक है, जब वो हो गया डैमेज, अब क्या होगा कि जो आपकी टिबिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी पोस्टीरियरली आपकी फीमर से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए आपको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ड्रॉअर साइंस के बारे में। ठीक है जी, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्लिनिकल आ जाता है उसका नाम है जी अनहैप्पी ट्रायड। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि आप अनहैप्पी हो जाते हो। ठीक है, अनहैप्पी ट्रायड की कंडीशन क्यों हो जाती है, किस वजह से होती है। अब बेसिकली ना आपने याद रखना कि ना 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं।
नंबर 1 जो आपके पास आ जाता है, इसमें होता क्या है कि आपका जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है ना, वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। और वो क्यों रप्चर हो जाता है, जब एक्सेसिव एबडक्शन होती है, यानी कि बहुत ही कोई एक्सेसिव किस्म की जब एबडक्शन होगी तो आपका जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो रप्चर हो जाएगा। ठीक होगी जी बात। अब दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट होता है ना, उससे बड़े ही क्लोजली एसोसिएट हुआ होता है आपका मीडियल मेनिस्कस। तो जब आपका टिबियल कोलैटरल लिगामेंट वो रप्चर हो जाएगा तो जो आपका मीडियल मेनिस्कस है उसकी भी हो जाएगी इंजरी। ठीक है, मीडियल मेनिस्कस की। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि जो हमारे पास दोनों मेनिस्काई में जो मीडियल मेनिस्कस है ना, इट इज़ मोर प्रोन टू इंजरी, क्योंकि ये टिबियल कोलैटरल लिगामेंट के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। इसलिए टिबियल कोलैटरल लिगामेंट की जब इंजरी होती है तो मीडियल मेनिस्कस भी आप समझिए साथ ही डैमेज हो जाता है। ठीक है जी। और जो तीसरी चीज़ आपको अनहैप्पी ट्राइड में मिलती है वो बेसिकली होती है जी आपका जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो क्या हो जाता है, पियर्स आउट हो जाता है। तो ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट ये डैमेज होता क्यों है? अच्छा, आई एम सॉरी, पता नहीं वीडियो कैसे बंद हो गई थी तो हमने दोबारा से स्टार्ट किया है। तो ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट डैमेज होता है कब? जब आपका टिबिया जो है ना बहुत ज़ोरों से मतलब फॉरवर्ड डिस्प्लेस होता है, क्या कहते हैं, फीमर के ऊपर। ठीक है, आपका ये टिबिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है ये डैमेज हो जाता है। तो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट का डैमेज होना, उसके नतीजे में मीडियल मेनिस्कस का इंजर हो जाना और साथ में एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इनका क्या कहते हैं इंजर हो जाना, ये सारी चीज़ें किस तरफ ले जाती हैं? आपको अनहैप्पी ट्राइड की तरफ ले जाती हैं। ठीक है जी। देन आपके पास आती है एक और कंडीशन जो कि आपके अगेन नी जॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, एक होती है जी आपके पास नॉक नी और एक आपके पास होती है जी बोनी। ठीक है, जो आपकी नॉक नी होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, जो आपकी नॉक नी होती है उसको आप दूसरा नाम देते हो जी जेनू वेलकम का। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे ही पढ़ के आए हैं कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा वेरा, सेम इसी तरह हमारे पास ये भी आ जाती हैं, लेकिन ये नी जॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो अभी जेनू वेलकम में बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जो हमारी नी जॉइंट्स होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि नॉर्मली तो हमारे पास ऐसे होती है ना, यहाँ पे मैंने ये दो लेग्स बना दिए। ठीक है, ये मतलब ऐसे नॉर्मल कंडीशन है। अब जेनू वेलकम में क्या होता है कि ये बहुत ही एबनॉर्मली एबडक्ट हो जाती हैं बाहर की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है कि आपकी नीज़ ना कुछ इस तरह से आपको फील होती हैं, मतलब कुछ इस तरह से इनकी अपीयरेंस हो जाती है आपकी नी जॉइंट की। ठीक है, ये बाहर की तरफ एबडक्टेड होती हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जेनू वेलकम या फिर नॉक नी। और ये किस कंडीशन में हो सकती है? जब आपका जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है अगर वो आपका डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में आपके पास जो है ना ये कंडीशन हो सकती है, यानी कि एबनॉर्मली बाहर की तरफ एबडक्ट कर सकती हैं आपकी नी, और आपकी जो कंडीशन हो जाती है आप उसको बोलते हो नॉक नी बोल देते हो, या फिर आप इसको बोल देते होते हो जेनू वेलकम। देन आपके पास आती है जी जेनू वेरम। उसमें बेसिकली क्या होता है, अब ये जेनू वेरम जो है आपके पास इसका भी दूसरा नाम है जिसको आप लोग बोलते हो जी बोनी। अब बोनी के अंदर होता क्या बेसिकली, अब जैसे हमने देखा कि नॉर्मल नीज ऐसी होती हैं, पहले यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मली एबडक्ट हुई हैं। अब इस कंडीशन में हमारे पास ना ये एबनॉर्मली एडक्ट होंगी। ठीक है, एबनॉर्मली एडक्ट किस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से हो जाएंगे, आपको नज़र आएंगे, मतलब दोनों नीज जो है ना एक दूसरे की तरफ मतलब बेंड हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, एबनॉर्मली अंदर की तरफ एडक्ट हो चुकी हैं। और ये किस वजह से एडक्ट हो जाती हैं? अगर तो आपका फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट जो है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, अगर आपका फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में ऐसे हो सकता है कि आपकी जो नीज़ हैं वापस की तरफ बेंड हो जाएंगी, क्योंकि जो उनको लैटरली सपोर्ट मिल रही थी अब वो नहीं मिल रही, तो ये एक दूसरे की तरफ बेंड कर जाती हैं। और इस कंडीशन को आप बोलते होते हो जी जेनू वेरम का नाम देते हो, या फिर आप इसको नाम देते होते हो जी बोनी का। ठीक है जी। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिनिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारा पोप्लीटियल या फिर बेकर सिस्ट। ठीक है, बेकर सिस्ट में क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आपका अपना क्या कहते हैं पोप्लीटियल फोसा। ठीक है, अब उसी रीजन में आप कहो कि आपको ना एक स्वेलिंग सी नज़र आती है। ठीक है, जिसको आप पोप्लीटियल या फिर बेकर सिस्ट कहते हो। ठीक है, अब इसकी बहुत सी रीजन्स हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, मेनिस्कस इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके बिना पे आपके नी जॉइंट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो मूवमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक है, फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन की मूवमेंट्स होती है ना वो स्ट्रांगली इनहिबिट हो जाती हैं। ठीक है, आपको बहुत ही पेन होती है, ख़ास तौर पे जब आप एक्सटेंड करते हो अपने नी को, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। और जब आप फ्लेक्स कर देते हो अपने नी को तो जो बेकर सिस्ट में आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होती है वो कुछ हद तक आपको डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, जब आप अपने नी को फ्लेक्स कर देते हो तो वो जो स्वेलिंग होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन जब आप एक्सटेंड करते हो ना अपने नी को आपको बहुत ही शदीद किस्म की पेन होती है। ठीक है जी। तो अब जो आपके पास नेक्स्ट क्लिनिकल आ जाता है वो है जी आपके पास हैमर टो का क्लिनिकल। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये आपके पास मेटाटार्सल बोन आ जाती है। ठीक है, ये आपकी प्रॉक्सिमल फेलिंग से, ये मिडल फेलिंग से और ये आपकी डिस्टल फेलिंग से। अब हैमर टो में बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी प्रॉक्सिमल फेलिंग्स होती है जो कि मेटाटार्सल के साथ जॉइंट बना रही है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या बना रही है, मेटाटार्सोफेलिंजियल जॉइंट बना रही है, वो है एक्सटेंडेड पोजीशन में। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी मिडल फेलिंग्स की बारी आती है, वो आपके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के साथ जो जॉइंट बना रहा है, यानी कि जो आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, वहाँ पे अब आपकी हुई है फ्लेक्शन। अब जो लास्ट में आपके पास डिस्टल फेरेंज है ना, वो एक्सटेंडेड पोजीशन में ही है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक्सटेंशन थी इन दोनों के दरमियान, फिर मिडल में जाके फ्लेक्शन आ गई, और लास्ट पे फिर आपकी जो डिस्टल फेलिंग्स थी ना, वो एक्सटेंडेड पोजीशन में थी। ये है जी आपके पास हेमाटो की अपीयरेंस। आज जी क्लॉटो में। अब क्लॉटो में क्या होता है कि अगेन आपकी जो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है ना, वो आपकी हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट में, यानी कि आपको नजर आ रहा है, आप इसी से देख लेना, ये वाली कंडीशन देखें। आपके पास जो फर्स्ट आपके पास जॉइंट बन रहा है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, इसकी तो हुई हुई है हाइपर एक्सटेंशन, यानी कि फ्लेक्स स्टेट में नहीं होता। नहीं, अगर ये फ्लेक्स स्टेट में होता तो ये ऊपर की तरफ होता, ठीक है। जिस तरह ये ऊपर की तरफ है, ये वाली जगह भी ऊपर की तरफ होती, जिस तरह से ये ऊपर है। अब देखें, जिस तरह से ये ऊपर है, ये इस तरह से ऊपर नहीं है, इसका मतलब इसकी एक्सटेंशन हुई है, फ्लेक्शन नहीं हुई। अब आगे जितने भी आपके पास ये फेलेंजेस हैं, वो आपस में जो जॉइंट बना रही है, उन तमाम जॉइंट की आपकी फ्लेक्शन हो जाएगी, यानी कि आपके प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की भी फ्लेक्शन होगी और आपके डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की भी फ्लेक्शन होगी। ये आपके पास आ जाता है जी क्लॉटो। डिफरेंस दोनों में सिर्फ एक चीज़ का है। हेमाटो में ऐसे था कि जब आपका डिस्टल फेलिंग्स था, वो हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट में था, यानी कि वो अपने मिडल फेलिंग्स के साथ ना फ्लेक्शन नहीं कर रहा था। ये आपको नजर आ रहा है एक्सटेंडेड स्टेट में। जबकि यहाँ पे जो डिस्टल फेलिंग्स है, वो भी जो अपना मिडल फेलिंग्स के साथ इंटरफेरेंजियल जॉइंट बना रहा था, वो भी यहाँ पे फ्लेक्स कर गया, ठीक है। सिर्फ डिस्टल फेलिंग्स का हमारे पास डिफरेंस आया। यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, जबकि यहाँ पे भी फ्लेक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास जो थे ना, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स आ जाते हैं, हेमाटो एंड क्लॉटो। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्लिनिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोअर लिम्ब का, दैट इज़ कॉल्ड फेमरल हर्निया, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको ना एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि इस तरह करके आपके फेमरल शीट ने ना कवर किया होता है आपके फेमरल वेसल्स को यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास आ गई जी फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, और यहाँ पे करके आपके पास होता है जी एक छोटा सा करके एक ओपनिंग, जिसके अंदर आपके पास एक लिम्फ नोड मौजूद होता है। इसको आप नाम देते हो जी फेमरल कनाल का, ठीक है। ये आपके पास आ जाती है जी फेमरल कनाल। अब होता क्या है, अब फीमेल्स के अंदर ना फेमरल हर्निया जो है ज़्यादा कॉमन होती है। अब फीमेल्स के अंदर ये क्यों होता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो फेमरल कनाल है ना, ये वाला, ये काफ़ी हद तक आपको वाइड होता है, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि जो आपके एब्डोमेन में कंटेंट्स होते हैं ना, उनमें से कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फेमरल कनाल से बल्ज आउट कर जाते हैं। लेट्स सपोज कि इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन है, ठीक है, वो ऊपर से आता है और इस आप कह लो कि फेमरल कनाल वाले पोर्शन में जाके बाहर की तरफ ऐसे बल्ज आउट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इस कंडीशन को आप बोलते हो जी फेमरल हर्निया। अब जो आपके पास ये हर्निया होती है ना, बेसिकली इसकी अपीयरेंस ना कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोल देते होते हैं जी इसका नेक, और जो बाकी आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये होता है जी इसका सैक पोर्शन, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जो ये हमारे पास फेमरल हर्निया होती है, ये फेमरल कनाल से डाउनवर्ड आते हैं, और फिर आगे जाके जो आपके पास एक सेफनेस ओपनिंग आप पढ़ते हो, ठीक है, आपके अपर मीडियल रीजन ऑफ थाई में एक सेफनेस ओपनिंग होती है, उस सेफनेस ओपनिंग से ये एंटीरियरली निकल के बाहर आ जाती है, या आपकी जो फेमरल हर्निया हो जाती है और अपवर्ड चली जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर सर्जन क्या करते हैं, आपकी जो लेक्यूनर लिगामेंट होता है उसको क्या करते हैं, लाइगेट करते हैं, ताकि आपकी इस फेमरल कनाल को फिर से ऑपरेट किया जा सके और इसको वापस भेजा जा सके इसकी अपनी लोकेशन में, ठीक है। जो आपका एब्डोमिनल कंटेंट निकल के बाहर आ गया था और आपको फेमरल हर्निया से सफ़र करना पड़ा था, ठीक है। तो ये आ गई जी आपकी फेमरल हर्निया। देन एक और हमारे पास, अच्छा इसको मैंने नाम तो लिखा नहीं, ये हमारे पास थी फेमरल हर्निया। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग क्लिनिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी बड़ा ही मज़े का सिंपल सा आप कह लो कि क्लिनिकल है, दैट इज़ नोन एज वेरिकोस वेन्स। अब वेरिकोस वेन्स में होता बेसिकली क्या है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके वेल्व्स की इनकॉम्पिटेंसी को, यानी कि इनकॉम्पिटेंट वेल्व्स की वजह से आपको वेरिकोस वेन्स का सामना करना पड़ता है। अब बेसिकली होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, या कुछ ऐसे प्रोफेशन के जैसे पुलिसमैन भी हो गया, आपकी ट्रैफिक पुलिस वाले, या जो लोग भी मतलब जिनको घंटों घंटों लगातार खड़ा रहना पड़ता है विदाउट वॉकिंग, या आप कहो कि ड्यूटीज़ पे रहना पड़ता है। क्या होता है कि जो उनकी वेन्स होती हैं उनका डायमीटर लार्ज हो जाता है। आमतौर पर तो देखें ना, ये एक वेन है, ठीक है, उसकी ये दो वेल्व्स हैं, इजीली आपस में क्लोज हो रही हैं। अब जब प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से डायमीटर इंक्रीज़ कर जाता है उनकी वेन्स का, लेकिन वेल्व्स का तो डायमीटर नहीं इंक्रीज़ करेगा, वेल्व्स तो उतनी ही रहेंगी, उनका साइज़ तो उतना ही रहेगा, तो अब वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाती हैं। देखें, वेन्स का डायमीटर बढ़ा लेकिन वेल्व्स उतनी ही रही, जिस वजह से वो किसी से क्लोज नहीं हो पा रही, और इस वजह से अब जो ब्लड है उसका बैक फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वेल्व्स का क्या काम होता है, उन्होंने बैक फ्लो को रोकना होता है। अब चूँकि वेल्व्स इनकॉम्पिटेंट हो गई हैं तो बैक फ्लो हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्किन के नीचे आपको ना एक अजीब सी आपको डार्क सा एरिया नज़र आता है, ठीक है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है
कि इस बंदे को वेरिकोज वेन्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर वो बंदा बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी अगर स्टैंड अप करने लग जाए ना, तो क्या होता है कि रैपिडली उसका जो कैपिलरी प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और जो उसके लेग्स में और उसकी फीट में क्या होने लग जाता है, एडिमा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एडिमा स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ही अजीब सी कंडीशन होती है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि इसलिए हमें चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको प्रोलॉन्ग स्टैंड करना है या कोई भी ऐसा मसला है, तो आप अपने ना क्या कहते हैं टांगों को कंटिन्यूसली आप ना हरकत देती रहा करें, अपने मतलब मस्कुलर एफर्ट जो है ना उसके थ्रू अपने टांगों को हिलाया करें, ताकि मतलब क्या है कि आपकी जो वेन्स है ना वो एक जगह स्टिल ना रहें, ठीक है, उनको मूवमेंट मिलती रहे कहीं से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास, हाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी प्रीवियस वीडियो में, हमने प्लांटर फेसाइटिस को डिस्कस किया था, ठीक है। वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई थी। उसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने उसमें आपको पुलिसमैन की बात की थी, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा क्या कहते हैं प्लांटर एपोन्यूरोसिस था ना, उसमें मसला आया था। अब हुआ क्या होता है, बेसिकली क्या है, जो हमारा प्लांटर एपोन्यूरोसिस होता है ना, उसके अंदर होती है जी हमारे पास ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो ऑसिफिकेशन है ना वो किस साइड पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो मैंने आपको बताया था कि कैल्केनियम का जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल था, वहाँ पे जो उसकी अटैचमेंट थी वहाँ पे ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उनको हील में क्या है पेन फील होती है, ठीक है, हील में पेन फील होती है, ठीक है। तो प्लांटर फेसाइटिस में हमने ये चीज़ देखी थी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टार्सल टनल सिंड्रोम, ठीक है। टार्सल टनल सिंड्रोम में आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, हमने पढ़ा था फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में, आपने अगर वो वीडियो देखी तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम था, जो कि हमारे फुट के मीडियल साइड पे लाई कर रहा होता है, ठीक है, उसके नीचे से जो स्ट्रक्चर्स जाते हैं, ठीक है, वो एक टनल के अंदर से जाते हैं, ठीक है, इसके नीचे से जब पास करते हैं उसको हम लोग ने टार्सल टनल का नाम दिया था। अगर इस टनल के नीचे हमारे पास टिबियल नर्व हो जाती है कॉम्प्रेस, ठीक है, हमारी टिबियल नर्व जिसने इसके नीचे से जाना है, अगर वो हो गई है कॉम्प्रेस, तो उस नतीजे में आप सफ़र करते हो टार्सल टनल सिंड्रोम से, ठीक है जी। देन आपके पास आता है जी फ्लैट फुट, या फिर आप कहते हो जी पेस प्लेनस, ठीक है, फ्लैट फुट या फिर पेस प्लेनस। अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो मीडियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल आर्चीज़ होती हैं, जो आपको वॉक करने में, जंप करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, जैसे देखिए मैं अगर आपको साइड से दिखाऊं, ठीक है, आपका फुट जो है ना कभी भी प्लेन नहीं होता, वो आपको ना हल्का सा बल्ज नज़र आता है आपके फुट में ना, जब आप पाँव रखते हो, जिस वजह से आपकी जो फुट प्रिंट्स है ना वो कंप्लीट नहीं होती। तो क्या होता है, जो फ्लैट फुट है ना या पेस प्लेनस है, उसमें आपका जो ये आर्चीज़ होती है ना वो कंप्लीट हो सॉरी क्या कहते हैं बिल्कुल ही ना डिसअपियर हो जाती है, यानी कि आपका फुट बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जाता है। अब ये बड़ी ही आपकी पेनफुल कंडीशन होती है, आपके जो मसल्स है वो कंप्रेस हो जाते हैं, जो अंडरलाइंग वेसल्स वगैरह वो कंप्रेस हो जाते हैं, ये पेनफुल कंडीशन भी होती है, और प्लस आप ना सही से वॉक भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये कॉन्जेनिटल भी होता है और ये एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि बाद में भी बहुत ऐसे मसले हो सकते हैं जो आपको फ्लैट फुट या फिर पेस प्लेनस की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फ्लैट फुट या पेस प्लेनस। देन आपके पास जो आता है दैट इज़ पेस कैवस, जो कि फ्लैट फुट से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपके पास होता है पेस कैवस, इसमें क्या होता है कि जो आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है, आमतौर पे तो देखिए ये आपका फुट है और ये कुछ इस तरह से करके आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है। अब पेस कैवस के अंदर ना ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर जाती है, यानी कि कुछ इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह से, मतलब बहुत ही एग्जैजरेट कर जाती है, ठीक है। तो एक अजीब सी आपकी मतलब कहें कि अपीयरेंस आ जाती है, और ये पोलियो के जो पेशेंट्स होते हैं, पोलियो के जो बच्चे होते हैं, उनमें आपको ज़्यादा मिलती है कि उनका जो आपका जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च उनका होता है बहुत ही कोई आपको एग्जैजरेट कर जाता है, तो उनको वो सही से वॉक नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एग्जैजरेशन हो गई है। और इस कंडीशन को आप क्या है क्लॉ फुट का नाम भी देते हो, ठीक है, ये आपके पास क्लॉ फुट की कंडीशन भी आ जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी क्या कहते हैं ये फुट की डायग्राम्स, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। अब सबसे पहले जो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे दी गई है दैट इज़ टेलिप्स कैल्केनियस। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो बंदा है अपने हील पे या फिर कैल्केनियम में वॉक कर रहा है, और इसका जो फुट है वो क्या हो गया डॉर्सीफ्लेक्स हुआ है, ठीक है, और जो इसकी टोज़ हैं वो रेज हुई हैं। अब क्या होता है इसमें बंदे की जब टोज़ रेज हो जाए और फुट डॉर्सीफ्लेक्स हो जाए तो बंदा चलता है अपने कैल्केनियम में या अपने हील बोन में। इस कंडीशन को आप बोलते हो टेलिप्स कैल्केनियस। इससे ऑपोजिट कंडीशन आ जाए जी उसकी तरफ, दैट इज़ टेलिप्स इक्विनस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो हील बोन है ये रेस कर जाती है, जबकि फिर आपका जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्स हो जाता है। इस वजह से फिर आपको अपने टोज़ पे चलना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नोन एज टेलिप्स इक्विनस, ठीक है। देन यू हैव एन अदर कंडीशन दैट इज़ नोन एज द टेलिप्स वेरस। अब टेलिप्स वेरस में होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो आपके पास मीडियल बॉर्डर है आपके फुट का वो रेस कर जाता है। जब आपके फुट का मीडियल बॉर्डर रेस कर जाएगा तब आपको अपने लेटरल बॉर्डर पे चलना पड़ेगा, और इस कंडीशन को आप बोलते हो टेलिप्स वेरस। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट कंडीशन आती है
वो है जी टेलिप्स वेल्गस की। अब टेलिप्स वेल्गस में क्या होता है कि जो आपका लेटरल बॉर्डर था फुट का वो कर गया है रेस, आपको फिर अपने मीडियल बॉर्डर जो आपका फुट का मीडियल बॉर्डर है उस पर चलना पड़ेगा, और इस कंडीशन को आप बोलते हो जी टेलिप्स वेल्गस। तो एक लास्ट हमारे पास कंडीशन बच जाती है, दैट इज़ नॉन एज टेलिप्स इक्विनोवेरस या क्लब फुट। उसको भी हम ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो जो टेलिप्स इक्विनोवेरस की कंडीशन है या जो आपके पास क्लब फुट की कंडीशन है, ये एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है। और इसके अंदर फुट क्या होता है, आपका फुट जो है ना प्लांटर फ्लेक्स हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, एडक्टेड हो जाता है। आप इसको याद रखेंगे इस निमोनिक से PIA, जो कि बड़ी ज़बरदस्त हमारी सिर्फ नाम की ज़बरदस्त एयरलाइन है हमारे मुल्क की, PIA। अब इस PIA से आपने याद रखना है कि आपका फुट हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्स्ड, इन्वर्टेड एंड एडक्टेड, और आपका जो टेलिप्स इक्विनोवेरस और क्लब फुट की डिफॉर्मिटी हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ पे हमारे लोअर लिम्ब की क्लिनिकल्स हो गई कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए इंशाल्लाह जो कि एम्ब्रोलॉजी के क्लिनिकल्स होंगे तमाम और फर्स्ट ईयर के, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।